एवरी डे में नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। कहने का मतलब यही है कि अब सिंपल सी लाइफ में अगर आप बोर भी होते जा रहे हैं या आपका दिन बहुत ज्यादा बुरा जा रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब है, पूरा का पूरा दिन खराब जाएगा। उस खराब सिचुएशन में भी कुछ नई चीज आप सीखोगे, कुछ पॉजिटिव आप ढूंढोगे, जिसके बाद आप जाकर लाइफ को और ज्यादा बेटर परसीव कर पाते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा आइडिया यहाँ पर यही है कि जो सक्सेसफुल लोग आपको जनरली नहीं बताते हैं वो है कि एक बोरियत वाली लाइफ साइकिल को फॉलो करना। कहने का मतलब यही है, एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे आप एक एस्पिरेंट है, कोई भी एग्जाम है ना, तो उस एग्जाम के अंदर आप वो 8 9 10 या इवन 12 घंटों का जो साइकिल है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, है ना, वो आपको रिपीटेडली कई बार सालों तक, कई बार कुछ महीनों तक भी गुजारना पड़ता है। दैट इज द पॉइंट जहां पर आप मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हो, मोस्ट वल्नरेबल होते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उसके अंदर भी आप कुछ एक नया ढूंढ लेते हो चीज, जो आपको आगे नेक्स्ट डे के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, आपको इंस्पायर करती है कि नहीं हमें दोबारा बैठना है 12 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि पेपर क्रैक करना है ना। तो वही मोनोटनस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब वही सिचुएशन अगर मैं अपने ऊपर भी लगाऊं, अगर मैं आज से 10 12 साल बाद या इवन 4 5 साल बाद भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनती हूँ, मे बी मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, कि ये चीज को फॉलो कर सकते हो आप, ये चीज को फॉलो कर सकते हो। मे बी मेजरली जो बहुत सारी चीजें लोग भूल जाते हैं बताना, वो आपको यही है कि वही एक साइकिल जो है पिछले 7 8 महीने से 6 महीने से मेरी लाइफ में चलती जा रही है कि सुबह उठना है, अखबार पढ़ना है, सवाल बनाने हैं, उसके बाद आपको लेक्चर डिलीवर करना है ना। वो चीज मैं आपको बताऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि मैं ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कि मेजर चंक को भी यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो मैं आपको मे भी नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल स्ट्रगल थी जिसको मैंने अब मोनोटनी कहकर, ठीक है, या वो बोरियत कहकर मैंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि अब जनरली द एरा इज कि जहां पर मैं ग्लोरीफाइड चीजें अगर आपको बता रही हूँ तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। अगर मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊंगी उसके ऊपर मे भी इतने व्यूज भी नहीं आते हैं, है ना, एंड लोग उसको इतना ज्यादा फॉलो भी नहीं करते हैं। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट इज कि कोई भी चीज में खराबी है या कोई भी लाइफ में एक दिन में खराब जा रहा है, कुछ भी खराब जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें ही खराब होंगी, कुछ ना कुछ अच्छा उसके अंदर भी होगा, है ना। सो फाइंड द पॉजिटिव्स इन ऑल द लिटिल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ एवरी डे, है ना। तो अब इसी तरीके से आप भी इंस्पिरेशन लो कि हाँ, अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए, मॉक टेस्ट लगाया, कोई भी टेस्ट लगाया, कोई बात नहीं, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। ठीक है, उसी इंस्पिरेशन से या कुछ नई नई चीजें आप सीखोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप उसी को ही एप्लीकेबल करोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, उसके बाद जाके वो चीजें बेटर होती रहेंगी, है ना। कहने का मतलब तो ये है, टेस्ट तो आपने उस दिन भी दिया, इस दिन भी दिया, हो सकता है उससे बेटर मार्क्स आ जाए। अब टेस्ट तो दिया ही है, बट उसका एंड रिजल्ट जो है पहले टेस्ट से अलग था। तो सिमिलर सी बात है कि जैसे आज की वीडियो पे मे बी कम व्यूज होंगे, मे बी ज्यादा व्यूज होंगे पिछली वीडियो से, इसका मतलब ये थोड़ी हम रुक जाएंगे, है ना। तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो रेलिवेंट है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या व्यूज आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना, उस चीज को बिल्डअप करना क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आगे जाके मे बी लार्जर ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, राइट। तो आज की टॉप 3 न्यूज क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स टू विड्रॉ फ्रॉम इक्विटी, एनएसडीएल की ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। एनएसडीएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि वो क्या है। देन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहां पर हम देख रहे हैं कि एक एयरपोर्ट बनेगा, बहुत सारी आलीशान बिल्डिंग्स बनेगी अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन के अंदर, एंड मल्टीपर्पसेस के लिए यहाँ पे पार्क्स बनाने की बात की जा रही है, इंडस्ट्री को सेटअप करने की बात की जा रही थी, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि जो अब फॉरेन आप कह सकते हैं फॉरेस्ट की राइट्स है, तो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, बट जो फॉरेस्ट राइट्स है वहां पर उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। बट अब ये जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू स्पीशीज को वहां पर पाया गया है, उन स्पीशीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन बेंयामिन नेतन्याहू ने सबमिट की है पार्डन प्ली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। तो अब वो क्या कहते हैं अपनी प्ली के अंदर एंड क्या पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसको डिस्कस करेंगे। देन व्हाट अदर थिंग्स व्हिच वी लर्न टुडे इज कि पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स 2050 2051 तक अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है। देन ताइवान का टी डोम क्या है, जैसे इंडिया का S-400 है, ठीक है, या इवन कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे पेट्रियट जो डोम है वो चलती है, इजराइल की बात करें तो गोल्डन डोम वहां पर चल रही है ना। तो इसी तरीके से ताइवान की जो टी डोम है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम ऑल दीज थिंग। देन रीनेमिंग राजभवन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट भी का एक ऑर्डर भेजा है कि नाम चेंज होना है, कॉलोनाइजेशन को यहाँ पर रिमूव करने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये चीज को बोला। देन सेंट्रल सिटीजनशिप स्क्रूटनी पावर लिमिटेड, तो ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट भी क्या उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, ठीक है। इस चीज को भी इन डिटेल समझेंगे कि क्या है। देन एयरफोर्स इवैक्यूएट्स 300 इंडियंस फ्रॉम श्रीलंका,
हमारा प्रोग्राम ऑनगोइंग था, ठीक है। तो उसी की वजह से अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे इंडियंस को यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया है, एयर इंडिया की फ्लाइट्स गई थी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया था पाकिस्तान को 1-2 दिन पहले कि आपको जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज अ थ्रेट टू द इकोनॉमी एज वेल एज द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें पाकिस्तान का भी क्या रिस्पॉन्स आया उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड JNK का नया लॉ फॉर बिजनेस क्या कहता है। देन तमिल संगमम, ठीक है, जो 2022 के अंदर यहाँ पर शुरू किया गया था, एंड उसका आप देखोगे कि अब जो इस साल वाला एडिशन है उसकी थीम क्या है, एंड क्या क्या यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने बोला है कि तमिल संगमम में जो है शामिल होना लोगों का वो जरूरी क्यों है। देन VPN सर्विसेज बैन की गई है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, क्यों की गई है उसको भी डिस्कस करेंगे। अर्जेंट नीड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पुलिस, ये प्रधानमंत्री ने क्यों ये स्टेटमेंट दी है उस चीज को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, द हिंदू से एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर द डे ऑफ 1 दिसंबर 2025। पहली न्यूज आपकी क्या कह रही है कि पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप सेट टू राइज। तो ये रिपोर्ट जो है इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिलेशन में आई है। उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 9.68% and by 5.73% by 2051 according to a new national report recently जो कि इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ने बोला है, एंड द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पर उन्होंने यही बोला है। तो उसके पीछे के उन्होंने रीजंस यहाँ पर ये बोलोगे कि टूरिज्म सेक्टर रीजंस हालांकि इस न्यूज के अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा बिल्ड अगर हम करना शुरू करें, मे बी बिकॉज ऑफ द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। ये मे बी जो लोग हैं वो अब हो सकता है कि शिफ्ट करना चाहते हैं, माइग्रेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर, ये कहता है कि जो मेनलैंड इंडिया की बात कर रहे हैं हम, है ना, मेनलैंड इंडिया के अंदर अब आप मेजरली ये चीज़ों को देखोगे, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स है ना, वहाँ पे वेदर चेंज या क्लाइमेट चेंज जो पैटर्न्स हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हाईली आता हुआ नजर आता है ना। तो उस वजह से अब लोग जो है वो लैंडलॉक रीजन की वजह से बैड AQI की वजह से भी मे बी वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से भी वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। मेजरली अगर आप देखोगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इवन लक्षद्वीप को भी इवन प्रधानमंत्री ने जब प्रमोट किया था, हालांकि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है इन दोनों रीजन्स का, बट जो लोग हैं वहाँ पर अब आप कह सकते हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए माइग्रेट करना चाहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स की यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो उसी के बेसिस पे देयर आर चांसेस कि जो लोग हैं वो अब इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब ड्यू टू दिस लिमिटेशन, अब लिमिटेशन क्या है, बेसिकली जो सैंपल लिए गए थे रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा वो कंसिस्टेंटली ये प्रोवाइड नहीं करते कि डेमोग्राफिक इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर दीज टेरिटरीज, बट इसी लिमिटेशन की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी या कम हो, ठीक है। तो उसी वजह से उन्होंने यही चीज बोली कि नेक्स्ट सेंसस तक इवन 2051 तक जो लोग हैं वो वहां पर शिफ्ट होना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, फॉर अराइविंग एट द प्रोजेक्शन जो रिपोर्ट है उन्होंने डेमोग्राफिक डेटा सेट्स जिसमें सेंसस को इंक्लूड किया गया, SRS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को यूज किया गया, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज किया गया, नेशनल सैंपल सर्वे की जितनी भी रिपोर्ट्स है उसी के बेसिस पे डेटा डिराइव किया है, क्योंकि अब डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंसस तो हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सेंसस के बाद भी अगर आप देखोगे सिचुएशन को तो ऑल टुगेदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं इन द कमिंग ईयर्स, एंड बाय 2051 अगर आप देखोगे कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती हुई इन दीज रीजन्स नजर आती है। तो उसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग, अब हम डेमोग्राफिक डेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें अरेंज करना है इस फॉलोइंग डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011, ठीक है। 2011 के सेंसस के बेसिस पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज्यादा जितना भी सेक्स रेशियो है ऑफ द फॉलोइंग यूटीज और स्टेट्स उनको आपको अरेंज करना है, राजस्थान, गोवा, नागालैंड, गुजरात एंड मणिपुर। चूज द करेक्ट आंसर 41325 43125 14352 31452। तो आपको इस डेटा को अरेंज करते हुए यहाँ पर आंसर को स्टेट करना है। द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंगली हमारा जो नंबर 4 था दैट इज गुजरात, देन राजस्थान, देन वी हैव नागालैंड, देन वी हैव गोवा एंड देन वी हैव मणिपुर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है गुजरात, ठीक है। गुजरात आपको यहाँ पे 919 दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है 928, ठीक है। देन नागालैंड 931, नागालैंड के बाद आप धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए देखोगे कि आपको गोवा दिखेगा 973, एंड देन उसके बाद जाकर आपको कहीं पे यहाँ पर मणिपुर नजर आता है टॉप 7, टॉप 10 के अंदर 985, ठीक है। तो ये बाउंसर क्वेश्चन है, बट जनरली अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन ताइवान गवर्नमेंट टू स्पेंड $40 billion टू डेवलप T-Dome एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी न्यूज में ना बेसिक यहाँ पर किसके साथ, जो अ पेट्रियट सिस्टम है वर्सेस द T-Dome बताया गया है, ठीक है।
तो वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत जो R&D है यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स की है, प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे चाइनीज तो क्या सॉरी ताइवान का मुद्दा हो रहा है यहाँ पर, चाइनीज के साथ साथ अगर आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ USA की R&D के थ्रू यहाँ पर अपना जो ताइवान है उन्होंने बिल्डअप किया ये टी-डोम सिस्टम। एंड टी-डोम सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ द पेट्रियट, ठीक है। तो पेट्रियट में जनरली UAVs जो है उसको ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वेराज अगर आप टी-डोम सिस्टम की बात करोगे तो वो अब क्या कर सकता है, टी-डोम सिस्टम में आप इजीली कोई भी तरह का कोई भी फैसिलिटी है, कोई किसी भी तरह की अगर आप कह सकते हो कि थ्रेट है, ठीक है, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या वो ड्रोन्स हो, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा थ्रेट, जैसे कोई फाइटर जेट भी अगर एंटर कर रहा हो तो वो सेंसर्स के थ्रू इजीली डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि पोटेंशियली अगर अटैक होता है चाइनीज फाइटर जेट्स या मिसाइल्स या ड्रोन्स की तरफ से वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अब ताइवान और चाइना का मुद्दा शुरू से ही चल रहा है, क्यों? क्योंकि अब अर्लियर टाइम पे जब चाइना के अंदर अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर वाला सिनेरियो हुआ था, उस टाइम पे जो लोग हैं वो भागकर ताइवान वाले रीजन में शिफ्ट हो गए थे, एंड ताइवान ओरिजिनली बिलोंग टू चाइना, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रूथ। बट जो लोग हैं वहां से भागकर अब आप देखोगे कि वो अगर ताइवान के अंदर सेटल हो गए, ताइवान ने अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट यहाँ पर नेशन घोषित कर दिया था, एंड जो चाइना है उसके साथ तब से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है, एंड अभी देयर आर चांसेस कि बोला जाता है कि एनेक्सेशन जो है चाइना की तरफ से वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है ओवर ताइवान, ठीक है। मल्टीपल इश्यूज जो है जियोपॉलिटिकल यहाँ पर जो है रेज हो सकते हैं। तो चाइना को टैकल करने के लिए डायरेक्टली अब यूएसए यहाँ पर क्या कर रहा है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, इवन की मिलिट्री एड भी प्रोवाइड कर रहा है, किसको, या वेपन्स डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है टू ताइवान, है ना। तो इसी वजह से क्या होगा, चाइना एंगेज रहेगा, उनकी भी इकोनॉमी रिसोर्सेज वगैरह ड्रेन होते रहेंगे। बट अकॉर्डिंगली मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जो वेपन सिस्टम है उसको डेवलप करना फॉर ताइवान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कोई भी अटैक जो है वो होता है, ठीक है। तो आयरन डोम जो है वो डेजिग्नेटेड या डिजाइंड है मेनली फॉर शॉर्ट रेंज वेपन्स। टी-डोम जो है वो फेस करेगा मच वाइडर रेंज ऑफ थ्रेट्स ऑफ एरेज, ठीक है। अब ये एम क्या है कि PLA एयरक्राफ्ट हो, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल जो है उसको भी ये इजीली यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर सकता है। यूएसए के द्वारा जो बनाया गया पेट्रियट है वो डोमेस्टिकली मेड स्काई बो सिस्टम से रिलेटेड है, तो उससे ज्यादा बेटर सिस्टम ये है, ठीक है। तो एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर यूनिट्स फ्रॉम द यूएसए जो है वो अब पेट्रियट सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। टी-डोम के अंदर है वो इंटीग्रेट करता है इन सभी रडार, सेंसर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज को, ताकि एक हाई लेवल ऑफ डिटेक्शन एंड इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड इंटरसेप्शन हो सके। देन अब इसी वजह से इट विल हैव अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो कलेक्ट करेगा रडार का डाटा, आइडेंटिफाई करेगा थ्रेट को, डिसाइड करेगा कि जो इंटरसेप्ट है उसको फायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड कोऑर्डिनेट करेगा उस सभी यूनिट्स को ताकि वो विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्ड कर सके। तो अदर पार्ट ऑफ दिस इंटरसेप्टर लेयर इज कि जो वेपन्स यूज किए जा रहे हैं दैट विल बी शूट डाउन इनकमिंग थ्रेट्स एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। तो डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे वो डिफरेंट मल्टीपल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके शॉट डाउन कर सकता है, ठीक है। वेराज जो पेट्रियट सिस्टम है वो टी-डोम सिस्टम को यूज करता है, मतलब वहां पर भी लेयर्स को बनाया जा रहा है, बट वो लेयर्स को अगर आप देखोगे जो रिस्पॉन्स टाइम दिया जाता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि जो सेंसर्स है डिफरेंट लेवल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, बट इन्हीं सेंसर्स को एक्यूमुलेट करके एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अगर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, या उसका बेटर वर्जन अगर आप कह सकते हो, दैट इज द टी-डोम एयर डिफेंस सिस्टम। तो $40 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट ताइवान करने जा रहा है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टी-डोम एयर डिफेंस सिस्टम। तो अब हम क्वेश्चन जो है अपने S-400 से देखेंगे, क्योंकि जो अगर आप देखोगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में अगर बताऊंगी S-400 एंड ऑलरेडी जो हमारे पास टी-डोम सिस्टम है ऑलरेडी इसके अंदर अगर आप देखोगे कुछ चीजें जो है वो सिमिलर हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि S-400 इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सेकंड, इट कैन प्रोवाइड अ लेयर्ड डिफेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अब S-400 की जब हम बात कर रहे हैं, S-400 आपको क्या पता है, मिसाइल सिस्टम है ना। मिसाइल सिस्टम में भी बेसिकली अगर आप देखोगे तो 400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये जो भी थ्रेट्स आएंगे एंड 30 किलोमीटर्स अबव द एटमॉस्फेयर, ये किसी भी तरह के थ्रेट को, चाहे कोई भी थ्रेट हो, ठीक है, छोटे से छोटे थ्रेट से लेके बड़े से बड़े थ्रेट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड ये भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को यूज करता है, एंड ऑटोमेटिकली अगर इसको कोई भी थ्रेट डिटेक्ट होता है तो ये AI के इंटीग्रेशन के साथ क्या कर सकता है, डायरेक्टली उस थ्रेट को टेक डाउन कर सकता है। एंड ये सेम चीजें जो है हमने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली सुदर्शन चक्र की बात की थी, ठीक है। ये सुदर्शन चक्र जो है, या अगर आप चक्रव्यूह की भी इन जनरल बात करो, वैसे सुदर्शन इसको बोला गया,
सुदर्शन चक्र जो है इसको वर्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इन डिफरेंट लेयर्स ये काम करता है, ठीक है। तो ये लेयर्ड सिस्टम को हेल्प करता है, क्योंकि अगर छोटा थ्रेट आएगा तो छोटे मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा, यूएवीज आएंगी तो उसी को भी उसी के अकॉर्डिंगली शॉट डाउन किया जाएगा। तो ये एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर बनाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो S-400 जो है अकॉर्डिंगली, सबसे पहले तो अब टेरर अटैक अगर आता है, फॉर एग्जांपल, ये तो फॉर एक छोटी सी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है, तो अब उसी रीजन के अंदर, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखोगे 2021 के अंदर चाइना बॉर्डर के आसपास एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास इसको जनरली बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि 2018 में जब S-400 की डील की गई थी रशिया के साथ, क्योंकि दीज आर सोवियत मेड, है ना, तो रशिया के साथ जब इसमें डील की गई थी उस टाइम पे यूएसए से इंडिया को के ऊपर सैंक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। बट स्टिल ये डील अंडरवेंट जो हुई, एंड बाय द टाइम ऑफ 2021 3 से 4 सिस्टम जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूजेज जो है S-400 की बहुत ज्यादा देखने को मिली, तो अब और ज्यादा जो 5 S-400 है, जिसमें से 3 आ चुके हैं, 2026 एंड 27 में आएंगे हमारे पास। हमने न्यूज में रिसेंटली ये चीज को भी डिस्कस किया था। तो इसका मेजर फायदा यहाँ पर यही है कि इजिली आप इनटू मल्टीपल लेयर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपका एनिमी आपके ऊपर किसी तरीके से स्पाई तो नहीं कर रहा है, या किसी तरीके से कोई भी थ्रेट आपकी जो टेरिटरी के अंदर यहाँ पर पॉसिबल ना हो। अगर होता है तो इट विल टेक इट डाउन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ थ्रेट जो भी पॉसिबल यहाँ पर नजर आता है। तभी एआई के साथ इसकी इंटीग्रेशन भी की गई है। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ 3765 करोड़ फ्रॉम इक्विटीज इन नवंबर। इक्विटीज का क्या मतलब है यहाँ पर? सिंपल कि शेयर मार्केट से, यानी कि शेयर्स की लिक्विडेशन की है, वो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। मतलब एफडीआई जो है वो इंडिया से बाहर जाता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। अब क्या हुआ था पिछले 3 महीने से, अगर आप देखोगे, दिस इज द फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, है ना। तो अगर आप बात करो यहाँ पे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर की, तो इन 3 महीनों के अंदर, अगर सॉरी नॉट ओनली अगस्त एंड देन जुलाई की भी यहाँ पर बात ले लो, डेटा जो है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के अंदर अगर आप देखोगे कि ये विड्रॉल प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा था। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर भी है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब यहाँ पर चांसेस थे कि सब लोगों को यही चीज लग रही थी ना कि मे बी कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। ऊपर से जो मार्केट है, अगर आप देखोगे कि हमारी जो कंपनीज है, इवन इंडियन कंपनीज भी हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ऑल टुगेदर जो हमारी शेयर मार्केट है वो गिरती जा रही है। तीसरी चीज ये है कि कंज्यूमर पैटर्न्स की जब हम बात करें तो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे जो लोकल है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो यही मल्टीपल चीजें जो आपको क्या दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो शेयर्स की प्राइस अगर आप देखोगे वो पहले से बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थी, ठीक है। वो ओवर प्राइस के लिए अब जो मार्केट है वो करेक्शन करेगा मेजर अपनी 2026 के अंदर, इफ यू फॉलो दोज शेयर मार्केटिंग वाले जो टिप्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो अब मेजर करेक्शन की वजह से क्या होगा, जो शेयर प्राइसेस अगर आप देखोगे ऑल टुगेदर डाउन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अब इसी वॉलेटिलिटी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, पहले से जब से करेक्शन आया उससे पहले से अपने शेयर्स जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के मंथ में ये विड्रॉल का प्रोसेस चल रहा था। अक्टूबर के मंथ में अगर आप देखोगे जो प्रोसेसेस है फॉर विड्रॉल, ये चीज नहीं हुई थी इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन यही है कि फेस्टिवल सीजन था, ठीक है। फेस्टिवल सीजन के अंदर जो लोग हैं इंडिया के भी, एंड इवन के मैरिजेस का भी अगर आप देखोगे कि वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, तो वहां पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा आती है, लोग जो है वो इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। फेस्टिवल सीजन में धनतेरस का एग्जांपल ले लो, गोल्ड के अंदर कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, ठीक है। सिल्वर के केस में भी अगर आप देखो कि सरकार को क्या करना पड़ा, फिजिकल जो सिल्वर है इतना अवेलेबल ही नहीं था, उसको ही बंद करना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है फेस्टिवल्स के टाइम पे एक्सपेक्टेड थी कि जो मार्केट है वो बूम करेगी। अब उसके बाद नवंबर के मंथ में अगर आप देखो फेस्टिवल सारे मेजरली निकल गए हैं, शादियों का सीजन भी मेजरली निकल चुका है सारा कुछ, तो अब ये वापस से जो प्रोसेस है एफडीआई का वो वापस से विड्रॉ करते हुए चलते जा रहे हैं। एनएसडीएल की ये रिपोर्ट आई है एंड इसी के बेसिस पे अब क्या हो रहा है कि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं एनएसडीएल के ऊपर। एनएसडीएल इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड, एनएसडीएल इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, तो ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी एस्टैब्लिशमेंट है क्योंकि दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टैट्यूटरी क्यों है? क्योंकि अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक हमारे पास एक्ट बन के आया था एनएसडीएल एक्ट के लिए स्पेसिफिकली, जब कंपनीज की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो एक्ट है एनैक्टमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ अगस्त 1996, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एनएसडीएल की, तो ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है, पहली चीज। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट क्यों होती है? क्योंकि ये बोल रही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दिस इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप देखोगे कि इट इज अ कंपनी जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि स्टैब्लिश की गई थी एंड हैंडल कर रही है मेजर ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड एंड सेटल्ड एंड डिमेटेरियलाइज्ड
फॉर्म इन इंडियन कैपिटल मार्केट। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि NSDL जो है वो एक ऐसी कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि अब स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की अंडरटेकिंग के अंडर हुई है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पर जरूर लिखी जाती है, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि ये प्राइवेट पब्लिक दोनों की ही मेजरली मिली भगत से, या कह सकते हो दोनों के ही वेंचर की वजह से बनी है। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो कंपनी है वो यहाँ पर पब्लिक कंपनी की तरह ही एक्ट कर रही है ये, बट अगर आप ओनरशिप में यहाँ पर बात करो या स्टेक्स को बेचने की बात करो ऑल टुगेदर, तो उसी वजह से अगर आप देखोगे कि वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट अधेरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो उस वजह से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक्ट करती है। एक चीज, दो एस्पेक्ट है, समझो, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके जहां पर कोई भी व्यक्ति, अब क्या है, वो गवर्नमेंट के, पहली बात तो गवर्नमेंट के उसमें है, ठीक है, पर्व्यू में है, गवर्नमेंट इसको ओन कर रही है, प्लस इसकी जो शेयर्स हैं वो इजिली लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंड अवेलेबल होता है शेयर होल्डिंग यहाँ पर इजिली देना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम यहाँ पर यही होती है कि पहली चीज कि वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के थ्रू भी हो सकती है, प्लस उसके अंदर किसी भी तरह का जो शेयर होल्डिंग वाला पार्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट होगी ही होगी तो वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को समझो। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो वहां पर जब स्टेक्स आप देना चाहते हो या किसी भी स्टेक होल्डर को अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हो तो वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना रिलेटिवली ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको 1996 में अब बनाया किस द्वारा गया था कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया था। उसके अंदर फॉरेन बैंक्स भी हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे कि इंडियन बैंक्स भी हैं। ठीक है, इंडियन बैंक्स के अलावा इंडियन पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स भी हैं, इसके पब्लिक शेड्यूल्ड बैंक्स जैसे कि PNB है। ठीक है, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो इन सभी बैंक्स ने क्या किया, अपनी एक तरह से एसोसिएशन को बना लिया एज अ कंपनी, क्योंकि बैंक्स अपने आप में ही एक कंपनी है। ठीक है, उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ पर बनाया जिनमें थोड़ा स्टेक होल्डर सारे बैंक्स हैं। अब मेजर ये कंपनी काम क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो है इन बैंक्स की ही की गई है जिस वजह से ये कंपनी बनाई गई है। NSDL एक तरह से ऐसी कंपनी है जो कि अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट उसके शेयर्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। बट आप इंटरनली देखोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में आप कह सकते हो कि शेयर जो है वो किसी थर्ड पर्सन को इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ कंपनीज। तो अब इसी वजह से क्या है कि ये जो कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, इन्होंने मिलकर इस एसोसिएशन, इस कंपनी को बनाया जिसका नाम NSDL है। NSDL का मेजर काम क्या है, रिसर्च करो कि इंडियन मार्केट जो है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल्स या इंडियन कैपिटल मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है। एंड आने वाले टाइम में अगर कोई भी चीज ऐसे होने वाली है, वॉलेटिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है या बेटर परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट्स एंड कंपनीज, उसी के बेसिस पे अपने एनालिसिस को देती रहेगी, ताकि एक मेजर जो चीज है, मेजर चंक है, दैट इज अवेयरनेस फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स और फॉर द इन्वेस्टर्स एंड एज फॉर द पब्लिक एज अ होल। ठीक है, तो उसको यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके एंड भारी नुकसान किसी का ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को यूज करते हुए NSDL सपोर्ट करती है इन्वेस्टर्स को और इवन की ब्रोकर्स को कैपिटल मार्केट के अंदर इन द कंट्री, एंड ये इंश्योर करती है कि सेफ्टी एंड साउंडनेस रहे इंडियन मार्केट प्लेसेस की, ताकि डेवलप किया जा सके सेटलमेंट सोल्यूशंस को इन एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज किया जा सकते रिस्क को एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, तो एक तरह से एक ऐसी रिसर्च एजेंसी इन्होंने बनाई बैंक्स ने मिलकर, जो कि अब फंडिंग जो है किस बैंक्स ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो अब प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो एंड पब्लिक बैंक्स की भी यहाँ पर लग रही है, बट एक ऐसा रिसर्च ग्रुप बना दिया है जो कि कैपिटल मार्केट एंड स्पेसिफिकली इंडियन कैपिटल मार्केट्स के साथ काम करती है। एंड माइंड इट, ये अब क्या है, सेबी की रेगुलेशंस के अंडर ही है। ठीक है, कि सेबी की जो रेगुलेशंस कहती है उसी को ये फॉलो करती है NSDL। ठीक है, उसी के बेसिस पे जो रिसर्चेस है उनके बारे में पब्लिश करती है। देन सेंटर राइट्स टू स्टेट्स टू कंसिडर रीनेमिंग राजभवन। ठीक है, राजभवन जनरली क्या होता है, गवर्नर हाउस को बोलते हैं। एक हमारे पास गवर्नर होते हैं, एक हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जनरली गवर्नर जो है हमारे स्टेट्स के ही होते हैं एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं हमारे अब किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूटीज के ही होते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है अब, बट ऑल्दो दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट जो गवर्नर्स है थोड़ा बहुत उनका रिलेटिवली पावर एज कंपेयर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा होता है। बट चलो उस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहली चीज अब क्या है, लोक भवन एंड लोक निवास, ये दो नाम दिए जाएंगे। ठीक है, अब पहले राजभवन जो है वो गवर्नर हाउस को बोलते थे एंड राज निवास जो है वो अब किसको बोला, राजभवन जो है, राजभवन एक हमारे पास गवर्नर हाउस है एंड देन हमारे पास राज निवास हुआ करता था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है घर।
ठीक है। अब ये जो राज वर्ड है ना, एक तरह से ये ब्रिटिश राज का कॉन्सेप्ट दिखाता था सरकार के अकॉर्डिंगली, जिस वजह से उन्होंने क्या कहा कि ये राज वर्ड को आप लोक वर्ड के साथ चेंज कर दीजिए। ठीक है, सेंटर ने नोटिफिकेशन भेजी है। ठीक है, तो अब ये लोक भवन होगा फॉर गवर्नर एंड लोक निवास होगा फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये नाम चेंज कर दिए गए हैं। एंड अगर आप बात करो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, उन्होंने भी ये जो चीज़ है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड इवन लद्दाख के अंदर भी इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, इवन यूटीज हैं, उसके उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि इसको आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, कि कॉलोनाइजेशन जो है हमारी हिस्ट्री का पार्ट, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे दो कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स 2024 के अंदर इसको सजेस्ट भी किया था कि राजभवन को लोक भवन बोला जाए एंड राजभवन जो है वो कॉलोनिज्म को इंडिया की दर्शाता है। तो अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। सेकेंड है द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लाई हायर in order of precedence as compared to the governors of the state. Which of the statements above is or are incorrect? Incorrect statement आपको यहाँ पर मार्क करनी है। The correct answer is option number B. ठीक है, कि इनकरेक्ट ही है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करो, जैसे मैं बोलूँ ना कि पावर्स ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो गवर्नर्स हैं स्टेट्स एंड यूटीज के, जनरली यूटीज के अंदर जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ही होते हैं, बट चलो इन एक्सेप्शनल केसेस अगर हम देखें तो जो स्टेट्स हैं उनके केस में जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही चीज को स्पेसिफाई किया है कि जो गवर्नर होंगे वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे एट द स्टेट लेवल, जहां पर ऑलरेडी ऐसी एक सरकार एग्जिस्ट करती है एंड वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर जो सेटअप है, फेडरल सेटअप की जब हम बात कर रहे हैं, फेडरल सेटअप में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है ऑल टुगेदर, ठीक है, उनके कौन है, प्रेसिडेंट है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट्स के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, दैट इज द गवर्नर, जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट काम करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेट। बट जब हम यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो यूटीज तो डायरेक्टली अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंटर होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं यूटीज में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है, बट यूटीज ऑलरेडी क्योंकि अब सेंटर के अब डायरेक्ट पर्व्यू के अंदर अगर काम करती हैं, ठीक है, बट एक रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहां पर किसी और तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो फेडरल सेटअप का पार्ट में स्पेसिफिकली हमारे यूटीज को इतना ज्यादा कवर नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास कौन सी, यूटी ऑफ दिल्ली आ जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हुए भी, एंड इवन पुडुचेरी के केस में भी अगर आप देखो तो दिल्ली के केस में स्पेसिफिकली ज्यादा कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हुए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है एट पार विद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ही है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, वेराज अगर आप यहाँ पर बात करो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इन पर्टिकुलर यूटी, तो वो अब सेंटर के डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट में होते हैं एंड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज बेसिकली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चंडीगढ़ की यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत एपिक सा यहाँ पर डिस्कशन होता रहता है। तो 3 ऐसे बिल्डिंग्स हैं एक लाइन में, अगर आप चंडीगढ़ कभी विजिट करके आए होंगे तो हरियाणा एंड पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके दोनों आप कह सकते हो गवर्नर्स जो है उनका रेजिडेंस कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर ही है, क्योंकि दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। बट चंडीगढ़ अपने आप में ही एक यूटी है। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि डायरेक्टली अब सेंटर के थ्रू कंट्रोल होती है, तो वहां पर एक थर्ड पार्टी दैट इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, तो राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वो दोनों गवर्नर्स को ऑफ हरियाणा एंड पंजाब जरूर दिया गया है, बट चंडीगढ़ बीइंग द यूटी अब वो डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द सेंटर है, तो काम या जो एक्चुअली में पावर है वो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दी गई है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि जो गवर्नर है जनरल केस में वो असेंट भी करते हैं बिल को जो अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिया है, एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स भी उनकी बहुत ज्यादा होती है, जो कि समवट अब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पास नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूटी ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं या उनको इसी वजह से ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट की बात करो तो वो गवर्नर है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको पावर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर स्पेसिफिकली फॉर द यूटीज एंड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही वो अंडरटेक करते हैं। सेंटर की जो भी अब स्कीम्स हैं या सेंटर की तरफ से कोई भी डायरेक्शन आई है उसकी बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर 4 पर ही आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो नंबर 4 पे ही अगर आप देखोगे हमारे गवर्नर्स हैं, वेराज अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट देखोगे समवट 11 नंबर पे आते हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी के
रैंक के अकॉर्डिंगली ये एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। देन सेंटर सिटीजनशिप स्क्रूटनी पावर लिमिटेड, इलेक्शन कमीशन की बेसिक रिपोर्ट आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि सेंटर की जो सिटीजनशिप की स्क्रूटनी पावर है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू इलेक्शन कमीशन। तो कहने का मतलब यही है, तो उन्होंने बोला कि इंटेंसिव रिविजन, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है इनटू वेरियस स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार ऑल्सो, जिस पे बहुत ज़्यादा ऐसा मुद्दा उठा है कि ऑपोजिशन ने भी जनरली यही चीज़ को बोला यहाँ पर कि जो अब बिहार के अंदर है इवन की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है एक तरह से क्या है कि इनिशियल पॉइंट है या इनिशियली सरकार के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने नंबर ऑफ सिटीजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं। तो ये प्रीवियसली काइंड ऑफ स्क्रूटनी की तरह एक्ट कर रहा है। तो उस पर यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिकली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द सिटीजनशिप तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लिमिटेड है। एंड जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट टू वोट की, राइट टू वोट सिंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप के लिए ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है या सिटीजन के लिए ही दिया गया है ये वोट, तो अब स्पेसिफिक यहाँ पर जो पावर है इट वेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। वेयरएज कि जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर किसको फॉलो कर रही है, जो स्टैट्यूट्स को दिया गया होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आइडिया दिया कि जो सेक्शन 9 है, ठीक है, ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, उसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ बोला कि अब कोई एक व्यक्ति होता है जब वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को ले लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर थोड़ी है कि हम उनको बोले कि आपको सिटीजनशिप जो है उस कंट्री की नहीं लेनी है ना। तो ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति जब दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो क्या होता है कि आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है ना। तो इन दैट सिचुएशन जो पावर है वो तो अब क्या है, लिमिटेड ही है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने बोला कि अब कोई भी एक्विजिशन हो ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इसी तरीके से जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास दी गई है इन केसेस जहां पर अब जो सिटीजनशिप है वो पर्टिकुलर पर्सन वो अब इन पिक्चर है या इन क्वेश्चन है। तो इन दैट सिचुएशन उन्होंने यही चीज को बोला कि इसकी जो इंक्वायरी की पावर है सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास सिर्फ इतनी है कि कोई भी एडिशनल अगर आप देखोगे कि रूल है या रेगुलेशन है या एडिशनली कोई स्पेसिफिकेशन करनी है व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप एंड वो क्वेश्चन में आती है तो इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल या कोई भी लॉ है उसको बना सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कंसर्न जो आप रेज कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप को लेकर या प्रीवियसली जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट या टू एक्सप्लेन द फैक्ट टू द पीपल कि अब कोई भी तरह का जो राइट टू वोट है अगर हो रहा है दैट वेस्ट या द राइट वेस्ट इन द सिटीजन ऑफ अ कंट्री ओनली, है ना, या सिटीजन ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली। तो अब कुछ लोग जो है अब अगर वो फेक तरीके से अगर कोई वोट कर रहे हैं तो इंटेंसिव रिवीजन का जो आइडिया है जो पावर है वो भी इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि अपने आप में ही इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ द या रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम वो कंडक्ट करती है। तो इसमें सेंटर का तो रोल कुछ भी नहीं है कि सेंटर का रोल सिर्फ तभी आएगा जब सिटीजनशिप इन क्वेश्चन आती है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की, बट उसके अलावा अगर कुछ है वो सारा का सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद से ही करता जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि इंडियन सिटीजनशिप इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्री कंडीशंस अंडर आर्टिकल 326 फॉर एंट्री इनटू द वोटर लिस्ट। उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप होना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 326 आपका क्या बात करता है, एडल्ट सफरेज की बात करता है कि 18 साल की उम्र की जब भी कोई भी व्यक्ति जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो वोट करने लायक होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टन यू कैन से कि उन्होंने लिमिटेशंस भी यहाँ पर दी हैं कि किस बेसिस पे वोट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि इट इज ओनली द सेंटर जो कि अप्रेज कर सकती है सिटीजनशिप को। सो ऑल टुगेदर उन्होंने ये बोला कि अब एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स जो अंडर SIR एक्सरसाइज के हैं उनका एक लिमिटेड पर्पस है, ठीक है। लिमिटेड पर्पस जो हम SIR के अंडर कर रहे हैं वो एक छोटा सा पर्पस यही है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो वोटर्स हैं एक्चुअली में कई अब ऐसे वोटर्स हैं जो कि एक जगह से नहीं 2 जगह से वोट डाल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कुछ वोटर्स जो हैं दे पास वे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसी जो लीकेजेस हो रही थी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, है ना, कि एक्चुअली में जो राइट टू वोट है या जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हम करते हैं जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है उसको आइडेंटिफाई करके कंडक्ट कराया जा सके। और जो कमीशन है वो रिआइटरेट करता है अपनी पावर को कि वो स्क्रूटनाइज करे सिटीजनशिप को जो कि डायरेक्टली आर्टिकल 324 हमें बताता है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि सुपरवाइज करना या कंट्रोल करना कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड आर्टिकल 326 दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द इलेक्शंस, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्शन कमीशन है, कि हम सिर्फ अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। कि इवन द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 327 वो भी अब कमीशन की प्लेनरी पावर्स के बिल्कुल आप कह सकते हो इन कंप्लायंस होनी चाहिए। तो प्लेनरी पावर्स क्या होती है आपकी, प्लेनरी पावर्स इसकी अल्टीमेट पावर,
ठीक है, कि अब आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंगली आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस अगर कोई एडिशनल अब अगर कोई लॉ या रूल पास करना है वो पास कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द यू कैन से इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट या इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज। ठीक है, कि अब आप एकदम से बिल्कुल उल्टा रूल नहीं पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब 18 साल की एज है, अगर उसको कम किया जाना है, बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो प्लेनरी पावर्स, अल्टीमेट पावर इलेक्शन कमीशन की है, तो इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर आप उस एज को बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, है ना। तो वो अल्टीमेटली आपको किसको कंसल्ट करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करना पड़ेगा इन दैट सिचुएशन, है ना, कि ऑल द पावर पार्लियामेंट के पास वेस्टेड है, बट अब इलेक्शंस का मुद्दा जो है वो इलेक्शन कमीशन के बगैर आइडेंटिफाई करके यहाँ पर सॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो दोनों की आइडियोलॉजी पार्लियामेंट की एज वेल एज ऑफ द इलेक्शन कमीशन शुड मैच एट दैट पॉइंट, जिसमें सुप्रीमेसी थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन की देखने को मिलती है। दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट सेंट एंड ये जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। तो उन्होंने ये बोला कि रोबस्ट चेक इज रिक्वायर्ड, कहने का मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट है 1950 का, उसके जो सेक्शन 16 एंड 19 है, वो उनका यही मानना है कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरली जो हमारा अब रेजिडेंट की बात की जाती है, जो आपका आर्टिकल 326 के अंदर भी बोला जाता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन एक व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक SIR जो कि कंडक्ट की जा रही है अंडर सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट, इसको भी अब इट वाज ट्रिगर्ड क्योंकि हमें नेसेसिटीज उसके अंदर लगी। ठीक है, कि SIR जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है और इंटरेस्ट में है लोगों के, ताकि मेंटेन किया जा सके प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, जो कि प्री रिक्विजिट है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फॉर अ बेसिक फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी ये फॉर्म करता है। तो यानी कि अब जो वोटर है, वोटर फ्रेंडली उसको बनाना है इलेक्शंस को, कोऑपरेटिव एक्सरसाइज के थ्रू इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो इलेक्टर्स हैं दे वर रिक्वायर्ड टू साइन देयर प्री फिल्ड फॉर्म्स डिलीवर्ड टू देयर होम बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, कि ऑलरेडी सारा काम करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन करना था, आइडेंटिफाई करके कि सारी चीजें सही है या नहीं है, कि हमने तो सिटीजनशिप का यहाँ पर प्रमाण भी नहीं मांगा आपसे, कि एक मिनिमल रिक्वायरमेंट जो कि एक्सपेक्टेड थी इलेक्टर्स से, जो कि अब अनेबल हैं टू ट्रेस देयर अवेलेबिलिटी, वो प्रीवियस SIR 2002 के बाद, मतलब यानी कि SIR 2002 के अंदर स्पेसिफिकली जो कि पार्ट थे अब इलेक्टर्स का या वोटर लिस्ट का, उनको तो हमने वैसे ही डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, एंड उन लोगों का जो कि 2002 के बाद यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं या जिनके पास कोई अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं थी, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। अदरवाइज बाकी लोगों के तो घर पे आकर सिर्फ फॉर्म साइन कराए गए हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। ये जो सारी पिक्चर रिप्रेजेंट की जा रही है ये मिस रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपना काम यहाँ पर कर रही है। तो क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन स्टेटेड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नॉन रेजिडेंस, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन स्टेटेड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 326 में मैंने स्पेसिफिकि आपको राइट टू वोट या अडल्ट सफरेज की यहाँ पर बात की है। अडल्ट सफरेज आप या आपको राइट टू वोट तब तक नहीं दिया जाएगा अनटिल अनलेस या आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, या आप अनसाउंड माइंड हो तो भी आप वोट नहीं दे सकते, या आप करप्ट या क्राइम या इलीगल प्रैक्टिसेस में पार्ट ले रहे हो तो आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो तभी जो जेल में व्यक्ति होते हैं वो जनरली वोट नहीं देते हैं। इंसॉल्वेंसी फॉर राइट टू वोट इज नॉट अ बार। ठीक है, इंसॉल्वेंसी जब आप मेंबरशिप लेते हो, मेंबरशिप क्या है, आपको कंटेस्ट करना होता है इलेक्शन, तब के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कि आर्टिकल 326 के अंदर आपकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नॉन रेजिडेंस, इलीगल, करप्ट या प्रैक्टिसेस कोई भी ऐसी हो रही हैं वो आपको राइट टू वोट को रोकता है। वेरएज अगर हम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शंस को, इन दैट सिचुएशन अगर आप देखोगे अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट वाला मुद्दा जो है वो आता है। तो इस तरीके से आपको घुमाने की भी कोशिश की जा सकती है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना। देन नेतन्याहू सबमिट्स पार्डन प्ली इन करप्शन केस टू इजरायली प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रेसिडेंट है ऑफ इजराइल उनको, दैट इज आइजैक हर्जोग, ठीक है, हर्जोग को स्पेसिफिकली अब एक प्ली फाइल करके दी है कि उनको यहाँ पर क्या किया जाए, डिस्चार्ज किया जा सके किस चीज़ों से, कि जो भी उनके ऊपर यहाँ पर अब इल्ज़ाम लगे हैं। इल्ज़ाम किस चीज़ के लगे हैं उनके ऊपर? मेजरली करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब तो वॉर क्राइम्स के लिए अगर आप देखोगे उनको यहाँ पर कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्पेसिफिकली बोला गया है ये चीज़, वॉर क्राइम्स को लेकर एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर देना चाहिए उन सब चीज़ों से, कि ही इज़ फाइल्ड अ प्ली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ स्पेसिफिकली इजराइल, सॉरी। सो अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि वहाँ के
जो लोग हैं उनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं, एंड द प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो चीज़ें आप मांग रहे हो अंडर दिस प्ली वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, ठीक है। कि एक्सेप्शनल सिचुएशन कैसे है कि ऑलरेडी आपके ऊपर इतने ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं कि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल के अंदर एक भी दिन एक्स्ट्रा टिका नहीं है जब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, बट आप तो इतने सालों से यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ऑलरेडी आप एक्सेप्शनल पावर को यहाँ पर एंजॉय तो कर ही रहे हो, उसके बाद अब आप पार्डन की प्ली मेरे पास भेज रहे हो, तो ये तो डेमोक्रेसी की हत्या होगी। तो दैट वोंट बी पॉसिबल फ्रॉम माय साइड कि इवन द पब्लिक इज अगेंस्ट यू, एंड ये पूरी ऑल टुगेदर डेमोक्रेसी वाइज भी देखा जाए तो ये भी गलत होगा और बहुत गलत पिक्चर ये सेंड करेगा एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो इजराइल की, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। तो एयरफोर्स इवैक्यूएट 300 इंडियंस फ्रॉम फ्लड हिट श्रीलंका, सिंपल सी आपकी न्यूज है कि फ्लड एंड लैंडस्लाइड हिट श्रीलंका ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने अपने प्लेन्स भेजे, एयरक्राफ्ट लैंड हुए तिरुवनंतपुरम में संडे नाइट को, एंड स्पेसिफिकली जो श्रीलंकन आर्मी है उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि अब साइक्लोन की वजह से अब जो लोग हैं उनको भी यहाँ से निकाला जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। तो अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बेसिस पे क्या किया गया, अब आइडेंटिफाई किया गया है जो ऐसी रिस्पॉन्सेज के लिए रिक्वायरमेंट थी जहाँ पर भी डिजास्टर रिस्पॉन्स है ना। तो INS उदयगिरी को भी वहाँ पर भेजा गया, INS विक्रांत को भी वहाँ पर भेजा गया, अब एयरफोर्स जो है उसको भी यहाँ पर भेजा गया, एंड इंडियंस जो है उनको भी एयरलिफ्ट वहाँ से किया गया, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ को भी यहाँ पर इंडिया ने फुलफिल किया है। देन पाक रिजेक्ट्स यूनाइटेड नेशन वार्निंग ओवर इट्स 27th अमेंडमेंट। तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर क्या था कि जो भी अब आप कह सकते हो प्रेसिडेंट होगा ऑफ मेजर, जो आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि जो प्रेसिडेंट है रिविजन के पर्सपेक्टिव से कि जो प्रेसिडेंट होंगे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो उनको किसी भी तरह से क्रिमिनल लाइबिलिटी या क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते, क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर नहीं लग सकते। पहली चीज़, जो ऑलरेडी अब पहले भी प्रेसिडेंट लग चुके हैं, हो चुके हैं, उनके केस में भी ये चीज़ पॉसिबल होगी, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लगाया गया है, ठीक है। तो आसिफ अली जरदारी को स्पेसिफिकली यहाँ पे बचाने की कोशिश की जा रही थी, एंड अभी के केस में अगर देखें आसिफ मुनीर को बचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर यही बोली है व्हेन इट कम्स टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के केस में उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अल्टीमेट है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस के लिए अब एक लोअर कमीशन जो है वो अब बताएगा कि अपॉइंटमेंट क्या है एंड किस तरीके से, अगर कोई पार्लियामेंट अब रूल को पास भी करती है उसमें सुप्रीम कोर्ट का इतना ज़्यादा से नहीं होगा, बट वो जो कमीशन है जिसके अंदर सरकार की इंटरफेरेंस ज़्यादा है उस चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि अब यूनाइटेड नेशंस ने बोला था इस चीज़ को कि अब आपने पास तो कर दिया है, लास्ट ईयर आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, अब आप 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो, ठीक है। कि अब पाकिस्तान जो है वो गलत लूप में यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन की वार्निंग को, एंड उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि अंडरग्राउंडेड एंड मिसप्लेस्ड एप्रीहेंशंस के बेसिस पे आप ये चीजें बोल रहे हो कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लास्ट ईयर वो अडॉप्ट किया गया था, अब ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्पेसिफिकली था कि अडॉप्ट किया गया था विदाउट ब्रॉडर कंसल्टेशन एंड डिबेट विद द लीगल कम्युनिटी, वाइडर सिविल सोसाइटी के, मतलब उनके खुद के यहाँ पर हक में या उनसे पूछे बगैर ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। अब एक साल बाद आप 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए हो, वहाँ पे भी आप अपने आवाम, अपने लोगों की तो बात यहाँ पर सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। ही एडेड कि जो अब ये हेस्टली अडॉप्टेड अमेंडमेंट्स हैं ये अंडरमाइन करती हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और रेज करती हैं कंसर्न्स अबाउट द मिलिट्रीज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। कि मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जुडिशरी की यहाँ पे सुप्रीमेसी को, इंडिपेंडेंस को आप यहाँ पर हैम्पर करोगे अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप बोल रहे हो कि जो एक छोटी सी कमीशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर ज़्यादा हो रही है तो उस चीज़ को आप गलत करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आप कह सकते हो कि अगेंस्ट है, ठीक है। आप ये ऑल टुगेदर अगर हम देखें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ड्यू इंपॉर्टेंस टू द वर्क ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो है हम कंसिडर जरूर करते हैं, ठीक है। बट जो इशू आप यहाँ पर स्टेट कर रहे हो उसको हमने ड्यूली एड्रेस किया है, ठीक है। कि हम अपनी बीइंग अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू बी सॉवरेन इन टेकिंग द डिसीजन, कि हम लोगों की यहाँ पर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो हमारी मर्जी है, तरह से उन्होंने ये बोला कि लोग यही चाहते हैं हमारे, तो हम उसी के ऊपर यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। कि अब पाकिस्तान जो है वो फुली कमिटेड है कि प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे, अपहोल्ड करे ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन डिग्निटी को, बेसिक फ्रीडम्स को एंड द रूल ऑफ लॉ, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंश्राइन किया गया है। एंड वी अर्ज द हाई कमिश्नर कि वो रिस्पेक्ट करे सॉवरेन डिसीजंस ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट एंड अवॉइड कमेंट्री दैट रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल बायस एंड मिसइंफॉर्मेशन। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने ऑफ द
सेनेट एंड नेशनल असेंबली उन्होंने अप्रूव किया था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड इसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा मुद्दा भी यहाँ पर खड़ा हुआ था, एंड उसी के बेसिस पे अब यूएन की तरफ से भी बात आई थी, ठीक है, अब उसका रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी आया है। एंड JNK के नए लॉ जो है वो अलाउ करते हैं 24/7 फंक्शनिंग ऑफ बिजनेसेस। कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने संडे को इंप्लीमेंट करना शुरू किया नए लॉज को, जो कि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को राउंड द क्लॉक इन द यूनियन टेरिटरी यानी कि 24/7 ऑपरेट करने का राइट दे रहे हैं, एंड एम्पावर करना चाहते हैं लेबर फोर्स को ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर हो रहा है, एंड इवन कि अब सिंस अभी टूरिज्म से डिराइव्ड स्टेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर 24/7 अगर आप बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो तो आप और ज़्यादा क्या करोगे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड इवन क्या है कि वो एरिया अब आप कह सकते हो थोड़ा सा और ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और ज़्यादा लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा इनकम होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को आप और ज़्यादा बना पाओगे। तो इसी के बेसिस पे JNK शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल 2025 जो एक हिस्टोरिक रिफॉर्म की तरह है, जो कि मेजर स्टेप है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन ऑफ JNK एज अ होल। ठीक है, तो ये सिंपल सी यहाँ पर बात थी। तो मोदी अर्जेस पीपल टू टेक पार्ट इन काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम क्या है, 2022 के अंदर सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर जितने भी आप कह सकते हो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग या इवन के एजुकेशन रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक स्टेप है कि काशी और आप कहोगे कि इवन की जो अब तमिल लोग हैं, ठीक है, इनके आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए रूट्स एंड जितने भी रिलेटेड अब हिस्टोरिक टेक्स्ट हैं उनको पढ़ते हैं, वहां पर लोगों को बताते हैं क्या क्या टाइज हैं कि तमिल एंड काशी का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे हिस्टोरिकली एंड कल्चरली क्या है। तो उन्होंने यही बोला है कि इंडिया का अगर आप देखोगे 4th तमिल संगमम है, काशी तमिल संगमम है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है। इस साल की थीम क्या है यहाँ पे, लर्न तमिल कर कलम। ठीक है, तो ये सिंपल से आपको न्यूज़ थी। उन्होंने ये बोला कि अब एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं, उसको मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने फूड ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए बोला कि लास्ट ईयर से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा अगर आप देखोगे कि 100 मिलियन टन्स इन 10 ईयर्स के अंदर हमारा जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। ठीक है, इवन लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर कैपेबिलिटी बेटर होती गई है। एंड INS महे इंडक्ट की गई थी इंडिया नेवी दिस ईयर। एंड जो तमिलनाडु है उन्होंने नोट किया कि वॉरशिप्स क्रेस्ट रिजेंबल्स ट्रेडिशनल फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड ऑफ उरूमी एंड कलापट्टू। ठीक है, तो जो अब शिप है उसके ऊपर जो अब सिंबल्स लगाए गए हैं वो अब एंशिएंट टाइज या हिस्टोरिक टाइज को डिपिक्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि चैलेंज जो कि अब ऑर्गेनाइज किया गया है इसरो के द्वारा कि फ्लाई करना ड्रोन इन कंडीशंस टू सिमिलर कंडीशंस ऑफ दैट ऑफ मार्स, की इसरो ने स्पेसिफिकली एक ऐसा चैलेंज रिसेंटली किया था शुरू, जिसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रोन्स बनाने थे एंड उड़ाने थे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के लिए ही, ठीक है, या इवन स्टार्टअप्स के लिए ही, कि अब कोई भी ऐसा ड्रोन अगर बनाता है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कंडीशंस ऑफ मार्स, अगर वो उसको सस्टेन कर जाता है तो उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाना था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो पुणे से जिसने सस्टेन कर पाया विद सेड रिक्विजिट्स जो कि रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब जो पुणे की कंपनी उसे अवार्ड भी किया गया। विंटर टूरिज्म में उन्होंने बोला कि हिमालयन वैलीज में स्पेसिफिकली उत्तराखंड के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट होता जा रहा है, तो अब उसको भी यहाँ पर आप प्रमोट कीजिए। और जो वेड इन इंडिया कैंपेन है उसने भी पिकअप किया है इन यू कैन से इंडिया ऑल्सो। वेड इन इंडिया का मतलब कि बाहर के नेशंस जो हैं वो आगे वेड इन इंडिया यहाँ पर बात हो रही है, टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। इवन कि बाकी सारे नेशन से अगर आप देखोगे कि वो इंडिया में आकर भी इवन शादियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ही नोटेड कि ऑन नेवी रिलेटेड टूरिज्म ऑल्सो, कि गुजरात के अंदर म्यूजियम यहाँ पर खुला है, दामन एंड दीव, गोवा, जहाँ पे भी अब आप देखोगे मेजर रीजन्स के अंदर जो म्यूजियम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नेवी वो भी खोल दिए गए हैं। देन VPN सर्विसेज बैंड फॉर 2 months इन जम्मू एंड कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सी, रजौरी एंड पुंछ के अंदर VPN यहाँ पर बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि VPNs का काफ़ी ज़्यादा एकदम से सडनली यूज़ हो गया, इवन इंटरनेट का यूजेज बढ़ गया था VPNs की वजह से, तो देयर वर चांसेस एंड थ्रेट ऑफ साइबर अटैक ऑल्सो। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी जो है वो डेटा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा था, एंड इसी वजह से VPNs का जो यूज़ है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये मेजर सी आपकी न्यूज़ थी। तो अब एरिया कौन से हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको सस्पेंशन ऑफ VPNs थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन, एंड इट वाज ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो ये VPN का यूजेज इसी वजह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया। द न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे स्नेक विद ओनली 4 रिकॉर्ड्स टिल डेट और पोटेंशियली न्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड
photographed only thrice in over a decade, are among the latest finds from the site of Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project. ठीक है, तो इस वजह से ये डिले होता हुआ और नजर आएगा यहाँ पर. 40 न्यू स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम हियर सिंस 2021. तो इको जो जोन है ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, एंडेमिक स्पीशीज जो है वो यहाँ पर पाई जा रही हैं. एंड 2 ऐसे स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स, 4 ऑफ क्रैब्स, 2 ऑफ गेकोज एंड अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जिसमें फ्लाइज, मॉथ्स एंड बीटल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं. एंड नियरली हाफ ऑफ दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन 2025 अलोन. तो उसके बाद अब नाम क्या है, लाइकोडन इरविन, आफ्टर रिनोन्ड ऑस्ट्रेलियन जूकीपर स्टीव इरविन. एंड न्यू वुल्फ स्नेक जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है इन द जर्नल एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स. ठीक है, अब जो रिसर्चर्स के द्वारा, जिसके अंदर RS नवीन एंड SR चंद्रमौली है, इनका नाम आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. तो बेसिक आइडिया इस कि ये नए नए स्पीशीज जो है वो पाए गए हैं. एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज के अंदर जो स्नेक की रैरिटी है वो शार्पली रिस्ट्रिक्टेड है. रेंज एंड पोटेंशियल थ्रेट्स के थ्रू रिसर्चर्स जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको क्लासीफाई किया जा सके एंडेंजर्ड अंडर द IUCN लिस्ट. एंड जो अगर आप देखें ईस्ट कोस्ट ऑफ निकोबार के अंडर ये स्पेसिफिकली पाया गया है. एंड बायोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन स्टेटस के बेसिस पे यही चीज सजेस्ट की गई है कि न्यू स्पीशीज ऑफ द साइंस जो है कि डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड, कि किस तरीके से वो अब रहन सहन क्या है, उसका खाने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर सर्वाइव करता है, ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो 1800 स्पीशीज ऑफ फौना, ठीक है, वो पाई गई हैं यहाँ पर. एंड 650 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ओवर 1800 स्पीशीज ऑफ फौना यहाँ पर है. एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एग्जिबिटिंग अराउंड 24 एंडेमिज्म अमंग सम फॉनल ग्रुप्स. ठीक है, एंडेमिक ग्रुप्स जो है ऑफ स्पीशीज यहाँ पर ही बिलोंग करते हैं. लेटेस्ट फाइंड्स जो हैं वो आइलैंड की रिच बायोडाइवर्सिटी को डिपिक्ट करते हैं. नए तरह के स्नेक्स, नई स्पीशीज ऑफ क्रेक जो कि टेंटेटिवली डिस्क्राइब की गई हैं ग्रेट निकोबार के प्रोजेक्ट के अंडर भी, या ग्रेट निकोबार को यहाँ पर और ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्ट करती हैं. तो ग्रेट निकोबार हैज़ परहैप्स द फाइनेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेफ्ट इन इंडिया एंड इट कॉल्स फॉर टोटल प्रोटेक्शन. तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड की गई थी लेटर ऑन. ठीक है, कि जो अब एक व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर इसको ऐड किया गया था लेटर ऑन. देन अर्जेंट नीड टू चेंज परसेप्शन ऑफ पुलिस. प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई है कि जो पुलिस चीफ्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, बैंड आउटफिट्स को डेवलप करना चाहिए एरियाज को जो कि अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फ्री हो चुके हैं. एंड टैकल करना चाहिए ड्रग अब्यूज को थ्रू होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन. ठीक है, उन्होंने बोला कि पुलिस का नाम, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या है, कि पुलिस का नाम जो है बहुत ज़्यादा खराब है, उसके पीछे के मल्टीपल ऐसे इंसिडेंट्स हैं, रोल्स हैं, बट आपका काम जो है बीइंग अ पुलिस ऑफिसर क्या है कि आप लोगों की यहाँ पर हेल्प कीजिए. ठीक है, कि आप बेटर एग्जाम्पल्स को यहाँ पर पोर्ट्रे करो कि धीरे धीरे करके आपकी जो इमेज है वो सुधर सके. उन्होंने बोला कि जो आपकी पुलिस की यूनिफॉर्म्स हैं उसको अगर आप मिसयूज़ किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, एंड इफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड उसको भी चेंज किया जा सकता है. एंड वो एरिया जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पार्ट नहीं है यहाँ पर, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके. एंड उनके बेसिस पे अब यहाँ पर जहाँ पर ड्रग अब्यूज हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सके. एंड अकॉर्डिंगली जो कि स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एट लार्ज वो आपको लेने ही चाहिए. तो जल्दी जल्दी उन्होंने ये बोला कि जो अब पुलिस का अपना खुद का परसेप्शन है लोगों का, उसको आपको चेंज करने की जरूरत है कि लोग आपसे डरे नहीं बल्कि आपसे मदद मांगने के लिए किसी भी टाइम यहाँ पर पहुंच सके. ठीक है, एंड जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे यहाँ पर बंद किया जा सके इफ देयर एग्जिस्ट एनी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पर बोली. ठीक है, जल्दी जल्दी में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं था. देन 2026-2027 के बैचेस फॉर UPSC आर लाइव नाउ. अगर आप कोई भी कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर UPPCS के जो बैच है वो भी लाइव हो चुका है फॉर 2026. तो यहाँ पर आपकी सारी कवरेज होगी फॉर प्री एंड मेन्स. एंड मेन्स में अगर आप देखोगे तो आपका सारा GS कवर होगा अलॉन्ग विद दैट ऑफ इंग्लिश एसे. ठीक है, हिंदी ऐसे हम कवर नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ. टोल फ्री नंबर सेम रहेगा, देन ईमेल आईडी सेम रहेगी. अगर कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. एंड वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो. तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू सो मच.